हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 विच इज़ पर्सन परसेप्शन इन बिहेवियरल साइकोलॉजी। इस यूनिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसकी वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वीडियो सेव नहीं हो रही। अभी अभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई लेकिन वो सेव नहीं हुई, तो इसीलिए हमको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट जो वीडियो है वो डिलीट ना हो, सेव हो जाए। ओके, सो इस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव वाइज डिस्कस नहीं करेंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव वाइज नहीं पढ़ रहे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज़ और भी थ्योरीज़ हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं और वो आपको आनी चाहिए और वो मस्ट है इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, तो जैसे ये वीडियो पूरी होगी तो आपको, अगर आप क्यूरिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे ना, वो आपका उनके ऊपर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं परसेप्शन को, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है, यूनिट है, वो परसेप्शन के ऊपर ही बेस्ड है। सो व्हाट इज़ परसेप्शन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं फ्रॉम आवर सेंसेस। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने सेंस ऑर्गन से कलेक्ट करते हैं ना, तो उस सेंस ऑर्गन से जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम परसेप्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म है सेंसेशन। मोस्ट स्टूडेंट सेंसेशन और परसेप्शन को एक ही चीज़ मानते हैं और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं नहीं कर पाते। ओके, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं। सेंसेशन में हम क्या करते हैं, रॉ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं थ्रू अवर सेंस ऑर्गन, क्योंकि सेंस ऑर्गन का काम ही ये होता है कि वो सेंस करे किसी भी इंफॉर्मेशन और स्टिमुलस को फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो वो एवरी टाइम, हम हर वक्त वो ओपन होते हैं ना, तो पूरा दिन जो है ना इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को, पूरे दिन में जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने सुना, जो देखा, जो टेस्ट किया, उस पूरे के ऊपर हम फोकस नहीं करते। ओके, और ना ही वो पूरा का पूरा हमें याद होता है। तो ये सिंपली रॉ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे सेंस ऑर्गन एनवायरनमेंट से पिकअप करता है। फॉर एग्जांपल, लाइट एंटर यूर आइज, साउंड वेव हिट यूर ईयर्स। ठीक है, अब भी आप अगर बैठे हैं तो आपको जो लाइट है वो आपकी आइज़ में एंटर कर रही है, ये एक स्टिमुलाई है, लेकिन आप सारी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। तो सेंसेशन में सिंपली रॉ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। लेकिन परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन में जो हमारा ब्रेन है वो उस रॉ इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट करता है एक मीनिंगफुल वे में। ठीक है, जो सेंसेशन है ना, सेंसेशन को परसेप्शन मीनिंग देती है। इस प्रोसेस को हम परसेप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइट आपकी आइज़ में एंटर तो कर रही है, लेकिन आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो लाइट है उसने एक ट्री बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने रूम में या फिर क्लासरूम में बैठे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो आपकी आइज़ में लाइट जो है ना वो एंटर कर रही है। सराउंडिंग आपके रूम में जो जो चीज़ें पड़ी हैं वो आपको दिख रही है, लेकिन आपका जो फोकस है वो किसके ऊपर है, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर है। जो मोबाइल की स्क्रीन आपको दिख रही है, आप सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये परसेप्शन में आ गया। आपने इन्फॉर्मेशन को क्या किया, सेलेक्ट करके, ऑर्गेनाइज करके उसको इंटरप्रेट किया, तो ये परसेप्शन हो गई। और दैट द साउंड कमिंग इज़ योर फ्रेंड्स वॉइस। जो आवाज़ आपको आ रही है, आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो आवाज़ जो है वो आपकी फ्रेंड की है। सो इन सिंपल टर्म्स, सेंसेशन मीन्स सेंसिंग और कलेक्टिंग डेटा, परसेप्शन मीन्स इंटरप्रेटिंग या फिर उस कलेक्टिंग डेटा को मीनिंग देना, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। ओके, देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो भी थ्योरीज वगैरह आएंगी उनको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो पहले हमारे पास है स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट जो कि क्या करती है, रिएक्शन को इन अवर सेंस ऑर्गन और बिहेवियर। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट से स्टिमुलस आ रहा है जो आपके सेंस ऑर्गन और आपके बिहेवियर को रिएक्ट करवा रहा है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ये एक फिजिकल सोर्स है, फिजिकल एनर्जी है, जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं, पासिंग सोर्स है। ओके, जैसे कि साउंड ऑफ अलार्म क्लॉक, ये आपको स्टिमुलेट कर रहा है और उसकी वजह से आप जाग रहे हैं। सेकंड इज साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स
स्टडी है कि जो फिज़िकल स्टिमुलाई हैं वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव और सेंस कर रहे हैं। ठीक है, फिज़िकल स्टिमुलाई लाइक साउंड, टेस्ट और लाइट, ये फिज़िकल स्टिमुलाई हैं और इनको हम किस तरह से सेंस और परसीव करते हैं, इसके रिलेशनशिप को, इसकी स्टडी को हम साइकोफिज़िक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग हाउ डिम अ लाइट कैन बी बिफोर यू स्टॉप सीइंग इट, ये क्या है, ये एक साइकोफिज़िक्स है। देन है प्री जुडिशियल। प्री जुडिशियल में हम हार्मफुल, अनफेयर और नेगेटिव ओपिनियन देते हैं किसी के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए विदाउट प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, हमारे पास ना नेगेटिव, अनफेयर और हार्मफुल ओपिनियन होता है, लेकिन विदाउट सफिशिएंट नॉलेज, हमारे पास उससे रिलेटेड ज़्यादा इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती, फिर भी हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं अपने पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के साथ काम नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज कि उसका जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, इसीलिए आप उसके साथ काम नहीं करना चाहते। तो ये क्या है, ये एक प्री जुडिशियल एटीट्यूड है। देन फोर्थ इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप ये फिक्स्ड और ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है और उस ग्रुप का आप ये करें कि जो ग्रुप है ना, ग्रुप के सारे लोग जो है वो बदतमीज़ हैं। ठीक है, ये आपका बिलीफ है। ओके, फॉर एग्जांपल थिंकिंग ऑल नर्सेस आर वुमेन इज़ अ स्टीरियोटाइप। तो जैसे हम नर्स रिकॉल करते हैं, नर्स बोलते हैं, तो हमारे माइंड में वुमेन की पिक्चर आती है कि नर्स जो है वो फीमेल ही हो सकती है, लेकिन नर्स मेल भी होता है। अगर हम नर्स बोलते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि नर्स जो है वो फीमेल को इंडिकेट कर रही है, तो ये स्टीरियोटाइप है। इसी तरह से जेंडर स्टीरियोटाइप भी होती है, जैसे कि ऐसे काम, जो बहुत सारे काम होते हैं जो फीमेल नहीं कर सकती, हालांकि ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो फीमेल है वो कोई काम नहीं कर सकती। ये क्या है, ये एक बिलीव्स हैं, फिक्स्ड बिलीफ हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। ओके, देन है कोहेरेंट। कोहेरेंट समथिंग जो कि क्लियर हो, लॉजिकल हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसको हम कोहेरेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी टीचर जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है कोहेरेंट वे में, जिसकी वजह से आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट। ठीक है, जो कि क्लियर हो, लॉजिकल हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। देन है ट्रेट। ट्रेट एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटी है किसी भी पर्सन की। ठीक है, किसी भी पर्सन की कोई क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम ट्रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट। कोई बंदा ऑनेस्ट है तो ये क्या है, ये उसका ट्रेस्ट है, ये उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी है। देन है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट और ट्रेट जो है ना वो दोनों सेम ही यूज़ होते हैं, बहुत थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज मोस्टली इन दोनों टर्म्स को जो लोग हैं वो सेम ही यूज़ करते हैं, सेम पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब क्वालिटी या फिर फीचर है। सो एट्रीब्यूट ऑफ फीचर और क्वालिटी जो कि बिलोंग करती है किसी पर्सन और थिंग से। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड स्टूडेंट। जो गुड स्टूडेंट है, इंटेलिजेंस क्या है, उसकी एट्रीब्यूट है। ओके, यानी उसकी क्वालिटी है। देन है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस में हम कंक्लूजन बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, कंक्लूजन बनाते हैं, उसके लिए मस्ट है कि आपके पास एविडेंस होने चाहिए उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, और रीज़न होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम ऊपर देख रहे हैं कि जो क्लाउड्स है वो डार्क है, तो उसके बाद हम फ़ौरन इन्फेयर कर रहे हैं, इन्फेरेंस दे रहे हैं कि अब जो है ना बारिश होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो डार्क हैं। तो ये क्या है, ये एविडेंस है ना, डार्क क्लाउड है तो एविडेंस है, रीज़न है। ठीक है, कंक्लूजन बनाने का। लेकिन आप पूरा जो स्काई है वो क्लियर है, कोई भी बादल नहीं है, ना डार्क ना वाइट, कोई बादल नहीं है, फिर आप बैठ कर बोल रहे हैं कि बारिश होने वाली है, तो इस चीज़ को हम इन्फेरेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम कंक्लूजन बनाए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और रीजनिंग, उसको हम इन्फेरेंस बोलते हैं। अदरवाइज उसको नहीं बोलेंगे जो कि विदाउट एविडेंस और रीजनिंग हो। तो ये टर्म्स थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं परसेप्चुअल प्रोसेस। परसेप्शन होती है ना वो किस तरह से होती है, उसका भी एक प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हम परसेप्शन करते हैं, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम परसेप्चुअल प्रोसेस बोलते हैं।
जिसमें सबसे पहले हमारे पास है रिसीविंग स्टिमुलाई। सबसे पहले तो हम स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे ना, एनवायरनमेंट से हम नोटिस करते हैं समथिंग थ्रू अवर सेंसेस, जैसे कि साइट, साउंड, टच हो गया। फॉर एग्जांपल हम कोई लाउड हॉर्न सुन रहे हैं वॉकिंग ऑन द रोड। जब हम रोड के ऊपर वॉक कर रहे हैं तो हम लाउड हॉर्न की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी हम इसी एग्जाम्पल को ही लेके चलेंगे ताकि आपको जो परसेप्शन का प्रोसेस है वो क्लियर हो। तो ये तो हो गया, आपने लाउड हॉर्न जो है वो सुन लिया रोड के ऊपर जब आप वॉक कर रहे थे। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड में हम सेलेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, हम फोकस करते हैं सब स्टिमुलाई के ऊपर और अदर जो भी स्टिमुलाई है ना उनको इग्नोर कर देते हैं। अब ये जो सिलेक्शन है ना ये बेस करती है आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। अब ये क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर क्या है? तो एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे आउटसाइड हो और इंटरनल फैक्टर जो हमारे इनसाइड हो। जब हम कोई स्टिमुलाई सेलेक्ट करते हैं ना तो हम दूसरे स्टिमुलाई के ऊपर फोकस नहीं करते, उनके ऊपर अटेंशन पे नहीं करते। तो एक्सटर्नल फैक्टर में एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें जो आपकी अटेंशन ग्रैब करे, ठीक है, तो उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। वो कौन कौन से आ सकते हैं? ब्राइट कलर्स, लाउड साउंड, अनयूजुअल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल आप एक पार्क में खड़े हैं, ठीक है, सारे लोग वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, लेकिन सडनली कोई एक बंदा आकर बीच में डांस कर रहा है, तो आपका फोकस जो है वो किसके ऊपर जाएगा? उस बंदे के ऊपर जाएगा जो कि डांस कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जिसने आपकी अटेंशन ग्रैब की है। ओके, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है यहाँ हमारे पास फ्लैशिंग एम्बुलेंस लाइट, ठीक है, वो भी आपकी आइज़ को कैच करती है। देन है इंटरनल फैक्टर जो कि हमारे इनसाइड होते हैं, वो हमारे नीड्स हो सकती है, हमारे इंटरेस्ट, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और इमोशंस हो सकते हैं। जैसे कि हमारी नीड क्या है? कोई बंदा जो है ना वो हंग्री है तो वो फूड की स्मेल को नोटिस करेगा, दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसकी जो नीड है वो क्या है? फूड है। ओके, तो इसीलिए वो कौन से स्टिमुलाई को सेलेक्ट कर रहा है? फूड की स्मेल को। और सेकंड एग्जांपल है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, आप म्यूज़िक लवर हैं, तो आप मोस्टली म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन द जो बैकग्राउंड में दूसरी चीज़ें जो है वो चल रही हैं उसके ऊपर। आपका जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा? म्यूज़िक के ऊपर होगा। तो ये आपका इंटरेस्ट है। इसी तरह से पास्ट एक्सपीरियंस और इमोशंस भी जो है ना वो भी हमें हेल्प करते हैं स्टिमुलाई को सेलेक्ट करने में। तो सेकंड स्टेप हो गया, हमने स्टिमुलाई को सेलेक्ट कर लिया। अब हम वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने जो है ना पे अटेंशन दी है किसको? हॉर्न साउंड को, इंस्टेड ऑफ पीपल टॉकिंग अराउंड यू। बहुत सारे लोग जो है ना वो वॉक करते हैं, रोड के ऊपर वॉक करते हैं, बातें भी करते हैं, हम इनके ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन सडनली आपको हॉर्न की आवाज़ आए, तेज़ आवाज़ आए, तो उसके ऊपर आपकी अटेंशन जाती है। तो यहाँ पर हमने हॉर्न की साउंड को, जो हॉर्न साउंड है उसको हमने पे अटेंशन दी है, उसको हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्शन के बाद तीसरा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा ब्रेन जो है वो अरेंज करता है इंफॉर्मेशन को इन मीनिंगफुल वे, ग्रुपिंग या फिर पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनाइज किया कि जो साउंड है, ठीक है, साउंड को आपने ऑर्गेनाइज किया और रियलाइज़ किया कि ये जो साउंड है ना ये कार की आवाज़ है, कार जो है ना पीछे से वो हॉर्न लगा रही है। तो ये क्या किया? ये आपने ऑर्गेनाइज किया कि जो साउंड है वो कार की है। देन इंटरप्रेट, आपने उस इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन है ना उसको आपने मीनिंग देनी है, उसको हम इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रेटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किस तरह से आपने इंटरप्रेट किया? यू इंटरप्रेट द हॉर्न एज अ वार्निंग साइन, ठीक है, हॉर्न को आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको मीनिंग क्या दे रहे हैं कि जो हॉर्न है ये वार्निंग साइन है कि आप हट जाएं क्योंकि कार आपके करीब है, ठीक है, ये एक वार्निंग साइन आपने उसको मीनिंग दे दी। तो ये तो हो गई इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हम 5 स्टेप के ऊपर आते हैं जो कि क्या है? चेकिंग। हम वेरीफाई करते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन को कि आइदर हमारी जो इंटरप्रिटेशन जो हमने बनाई है वो करेक्ट है या फिर नहीं। तो हम एग्जाम्पल क्या है इसका? हम देखते हैं सराउंडिंग में, देखते हैं हमें अपने अराउंड में, देखते हैं कि आइधर जो है ना वो कार आ रही है या नहीं आ रही, या किसी ने आपके कान में जो है ना वो हॉर्न के जैसा साउंड बजा दिया है।
तो हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन को, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चेकिंग। देन 6 स्टेप है रिएक्टिंग। जो मीनिंग आपने निकाली, जो चीज़ आपने वेरीफाई की, उसके ऊपर अब किस तरह से आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टिंग। फॉर एग्जांपल आपने देखी कि कार आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आपका बिहेवियर क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, क्विकली आप वहाँ से मूव करेंगे ताकि आप सेफ हो सके। ओके, इसको हम बोलते हैं परसेप्चुअल प्रोसेस। देन हम आते हैं सेल्फ परसेप्शन के ऊपर, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी है। तो सेल्फ परसेप्शन, परसेप्शन तो हमने डिस्कस कर ली। वर्ड है सेल्फ। सेल्फ का मतलब है हम खुद को किस तरह से परसेप्ट कर रहे हैं। सिंपली इट मीन्स हाउ यू सी, अंडरस्टैंड एंड जज यूर सेल्फ, लाइक यूर एबिलिटीज़, यूर पर्सनैलिटी एंड यूर बिहेवियर। आप अपनी एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी और बिहेवियर को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसको समझते हैं और किस तरह से इन सारी चीज़ों को जज करते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ परसेप्शन। खुद को समझना, खुद को देखना, खुद को जज करना, यही आ जाता है सेल्फ परसेप्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो थिंक कर रहा है कि आई एम गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक इन ड्राइंग, तो ये उस स्टूडेंट की परसेप्शन है। उसने खुद को अंडरस्टैंड किया है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है लेकिन ड्राइंग में वो वीक है। सेकंड एग्जांपल है एक नर्स है जो कि ये फील कर रही है कि वो एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड हर पेशेंट्स, तो ये उसकी परसेप्शन, ये उसका वे है कि वो किस तरह से खुद को देख रही है। ओके, देन है हमारे पास सोशल परसेप्शन। परसेप्शन तो वो सेम है लेकिन सोशल, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के फीलिंग्स, उनके थॉट्स और इंटेंशन को हम किस तरह से अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट करते हैं बाय ऑब्जर्विंग देम। ठीक है, दूसरे लोगों को हम ऑब्जर्व करके और उनकी फीलिंग, थॉट्स, जो उनकी इंटेंशन है उसको किस तरह से समझते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोशल परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि आपका फ्रेंड जो है वो आपके करीब क्वाइटली बैठा है सैड फेस और टीयरी आइज़ के साथ, तो आपने ये परसीव यानी ये अंडरस्टैंड किया कि आपका जो फ्रेंड है वो अपसेट फील कर रहा है। सो जस्ट ऑब्जर्विंग देम, हम ये कोई चीज़, किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रेट करें, यानी उनके फीलिंग्स, थॉट और इंटेंशन को अंडरस्टैंड करें, उसको हम बोलते हैं सोशल परसेप्शन। अब ये भी, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होती है। ओके, उसके बाद है नॉन वर्बल क्यूज़ इन सोशल परसेप्शन। सोशल परसेप्शन में हम नॉन वर्बल क्यूज़ का भी यूज़ करते हैं दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसमें पहले आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर भी हम ये इम्प्रेशन बनाते हैं कि आइदर वो अच्छा है, बुरा है। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन में जैसे कोई स्माइल करके आपको देख रहा है कि आप कहेंगे ये बंदा तो बहुत प्यारा है, बहुत ऑनेस्ट लग रहा है। ठीक है, अगर कोई रो रहा है, टीयर्स यानी उसकी आंखों में आंसू हैं, तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे, ये परसीव करेंगे कि सामने वाला बंदा उदास है। ओके, देन सेकंड है टोन ऑफ वॉइस। उसकी वॉइस की टोन क्या है, आइदर वो एंग्री है, हैप्पी है या फिर नर्वस है। बॉडी लैंग्वेज उसकी देखते हैं कि उसकी क्रॉस्ड आर्म्स है या फिर स्लच पोस्चर है उसका। देन आई कांटेक्ट में मोस्टली लोग आई कांटेक्ट जो है ना वो अवॉइड करते हैं, तो उससे हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो बंदा शाय है बहुत या फिर गिल्टी है। तो ये नॉन वर्बल क्यूज़ हैं जिनको देखकर हम सोशल परसेप्शन करते हैं। उसके बाद है नॉन वर्बल क्यूज़ ऑफ लाइंग। जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उस दौरान उसके नॉन वर्बल क्यूज़ क्या होती है और हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। उसमें पहला स्टेप है माइक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो एक्सप्रेशन ये टाइनी और वेरी क्विक फेशियल एक्सप्रेशन है जो कि शो करती हैं ट्रू इमोशंस को, और ये बहुत हार्ड होता है कि अपने ट्रू इमोशंस को हम हाइड करें। वो बंदा अपने ट्रू इमोशंस को हाइड तो करता है लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए क्विकली उसके जो असली इमोशंस हैं ना वो उसके फेस के ऊपर एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो उनको देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको बोल रहा है कि मैं खुश हूँ, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए उसके चेहरे के ऊपर एंगर या फिर सैडनेस अपीयर हो, तो आप समझ लेंगे कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, ये खुश नहीं है। सेकंड है हमारे पास इंटर चैनल डिस्क्रिपेंसी।
इसमें क्या होता है, जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, वो मिक्स्ड सिग्नल्स सेंड करते हैं, यानी वो किसी एक चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अगर अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट नहीं करेगी। कोई वो बात बोल रहा है तो उसका जो दूसरा बॉडी का पार्ट है वो दूसरी मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा आपको बोल रहा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जब आप उसको देख रहे हैं तो उसके हैंड्स जो हैं वो शेक कर रहे हैं, वो शिवरिंग कर रहा है, उसका वॉइस ट्रेम्बलिंग है, तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ बोल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अदरवाइज़ ये कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं इंटर चैनल डिस्क्रिपेंसी, जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट मैसेज, डिफरेंट सिग्नल्स को सेंड करें, यानी या फिर किसी एक चीज़ को सपोर्ट ना करें। देन हमारे पास है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में हम देखते हैं कि जो बंदा है वो किस तरह से बात कर रहा है। ये नहीं देखते कि वो क्या बोल रहा है, ये देखते हैं कि वो किस तरह से, उसका अंदाज़ क्या है बोलने का, उसका टोन हाई है लो है, पिच उसकी हाई है लो है, स्पीड उसकी कितनी है, पाजेस कितने हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई बंदा जो है ना वो बोल रहा है कि आई डिडंट डू इट इन हाई पिच नर्व्स वॉइस विथ अ लॉन्ग पाजेस, में सजेस्ट कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर वो तेज़ बोलेंगे, हाई पिच हाई टोन में बोलेंगे, तो उनसे उनका झूठ जो है वो छुप जाएगा। असल में ऐसा नहीं होता। असल में वो क्या करते हैं, अपने झूठ को छुपाने के लिए तेज़ बोलते हैं, हाई पिच में बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। तो इसकी मदद से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। देन है आई कांटेक्ट। अब जो मोस्टली लायर्स होते हैं ना, वो अपने आई बिहेवियर को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब ये जो है ना ये वेरी कर सकती है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जो आंखें होती हैं ना वो झूठ नहीं बोलती। तो यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है, आंखें झूठ नहीं बोलती। सो कुछ लोग जो है ना वो जब झूठ बोलते हैं तो आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, जो कि शो करती है कि वो गिल्टी है या फिर डिस्कम्फर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत चातर होते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हम आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे तो सामने वाला बंदा आइडेंटिफाई कर लेगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली स्टेयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करते हैं कि वो ऑनेस्ट लगे, लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट नहीं लगते। वो कंटिन्यूसली जो स्टेयर करते हैं ना, वो उनकी बुरी पॉइंट है, बैड पॉइंट है, जो कि क्या करती है, उनका जो झूठ है ना उसको हम पकड़ लेते हैं। ओके, सो अ चाइल्ड डिनाइंग ईटिंग कुकीज़ अवॉइडिंग लुकिंग एट द पेरेंट्स आइज। ठीक है, जो बच्चा है ना वो डिनाई कर रहा है कि उसने कुकीज़ नहीं खाई, तो उस दौरान वो क्या कर रहा है, अपने पेरेंट्स की तरफ जो आई कांटेक्ट है उसको अवॉइड कर रहा है। सो इन शॉर्ट, अगर इनको हम समझने की कोशिश करें तो माइक्रो एक्सप्रेशन मीन्स हिडन ट्रू इमोशन, जो कि थोड़े टाइम के लिए आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेस हो जाते हैं। इंटर चैनल डिस्क्रिपेंसीज में जो बॉडी और वर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। आप बोल कुछ हो रहे हैं लेकिन कुछ और रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो कुछ और ही दिखा रही है। पैरा लैंग्वेज सस्पिशियस वॉइस चेंजेस और आई कांटेक्ट टू लिटिल या फिर टू मच। तो आज यहाँ तक ठीक है। आगे हम दूसरे पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।